ओके सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 पैसा और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। दोनों का ही क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है और मैं अपना व्यू शेयर करने वाला हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। वैसे कल के दिन में अगर देखेंगे तो ओला का जो शेयर था वो लगभग 20% तक का सर्किट लगाया, शायद अपर सर्किट लग गया होगा। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया कि ओला में 20% का सर्किट लगा है, क्या हम ओला को खरीद लें। तो हमको इस तरीके से डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। कोई भी किसी भी स्टॉक के अंदर आपको एंट्री करना है तो उसका रीज़न होना चाहिए कि उसका बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं। अगर बिजनेस में ग्रोथ है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, मैनेजमेंट अच्छा खासा बता रही है कि फ्यूचर में कुछ ग्रोथ दिखा सकती है, उसी टाइम पे हमको इसमें इन्वेस्ट करना है। वरना ये आपको एक ट्रैप की तरह हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मार्केट में जो शेयर का प्राइस का जो अप डाउन मूवमेंट होता है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी भी कारण से एक दिन अगर शेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया तो अपर सर्किट मार देगा, बट अगर फंडामेंटली कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो आज नहीं तो कल फिर से वो गिरना स्टार्ट कर देगा। तो इसी ट्रैप से हमको बचना है। तो इसी के बेसिस पे हम 5 पैसा और ओला इलेक्ट्रिक दोनों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में जाके देखते हैं, साथ ही में हम स्किनर का हेल्प भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं डिस्कशन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 पैसा कैपिटल से। तो डायरेक्टली मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 में इनका जो टोटल प्रॉफिट था सेल से वो 30 करोड़ के आसपास का था। फिर वो थोड़ा घट गया, 21 करोड़ का हुआ और जून के क्वार्टर में आपका 25 करोड़ का हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि पिछले साल से कंपेयर करें, अगर मैं जून से भी कंपेयर करूं पिछले साल के, तो वहाँ पे 37 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अभी वो 25 करोड़ का है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं तो भी डिक्रीज दिख रहा है आपको, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको हल्का सा इंक्रीज दिख रहा है, लगभग 4 करोड़ के आसपास का। अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो अराउंड आपका 25% के आसपास ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। बट ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सेल्स में ग्रोथ नहीं है। साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि अभी जो टोटल जो क्लाइंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस क्वार्टर में अगर मेरे पास 100 क्लाइंट थे तो अगले क्वार्टर में कितने क्लाइंट हुए, तो जो क्लाइंट का जो एडिशन है, जो ऐड किया है, उसमें भी बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने मिला है। अराउंड 12 से 13% जो नए क्लाइंट्स हैं वो कम ऐड हुए हैं। तो इसके बारे में जब मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो फोकस अभी कर रही है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनको ही अच्छा सर्विस दे सके, उन पे ही ज़्यादा फोकस कर रही है। तो सबसे पहले मैं तो इस चीज़ को नेगेटिव देखता हूँ, क्योंकि अगर आपका सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रोकरेज सेगमेंट ऐसा है ना कि कोई लोग अगर आता है तो मान लीजिए अगर 100 लोग आते हैं तो 100 लोग में से 100 लोग ट्रेड नहीं करते, कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग 1-2 महीने ट्रेड करते हैं, लॉस करके निकलते हैं। तो उन 100 में से मान लीजिए 20-30 लोग ही, मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, 20-30 लोग ही मान लीजिए उसमें लॉन्ग टर्म तक टिकते होंगे, जो कि कंपनी को प्रॉफिट बना के देता है। क्योंकि आपने कस्टमर को एक्वायर किया, कोई कस्टमर आपके पास आया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं होता है। आपको 6 महीना 8 महीना ऐसा लगता है, उसके बाद आप ब्रेक इवन में पहुँचते हैं। फिर अगर वो कंटिन्यू ट्रेड करता है तो प्रॉफिटेबल रह पाता है। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि पूरी जो सेक्टर है, जो कैपिटल मार्केट का जो सेक्टर है, जो ब्रोकर्स है, उन सब में ही, पूरे इंडस्ट्री में ही डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। और इसका रीज़न बहुत सारा है, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी में दिक्कत है, हर कंपनी में डिक्लाइन देखने मिल रहा है। और रीज़न बहुत सारा है कि जैसे सेबी ने जो गाइडलाइंस को लेके आया है, जिससे बहुत ज़्यादा एफएनओ का ट्रेडिंग करना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ बहुत लोग लॉस कर रहे हैं। बीच में कोविड के बाद लगभग 4 साल भी हो चुका कोविड का, 2019, हाँ 4-5 साल हो चुका है। तो इन 4-5 सालों में लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट में आके बहुत ज़्यादा ट्रेड करना स्टार्ट किया, पूरा हो हल्ला हो गया था। बट धीरे धीरे लोगों ने, जो स्टार्टिंग में जो 4 साल लोग स्टार्ट जो करने आए थे, जिनको बहुत एक्साइटमेंट हो गया था, उन्होंने अच्छा खासा लॉस कर लिया है। और अब वो कहीं ना कहीं जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उससे बाहर हट रहे हैं। तो ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम होते जा रहा है, जिसके वजह से इनका प्रॉफिट भी कम होते जा रहा है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया है, जो MTF ट्रेडिंग होता है उसमें इन्होंने अपने मार्जिन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो देखिए, एक तो नए कस्टमर्स कम ऐड हो रहे हैं, ऊपर से जो इनका मार्जिन था वो भी कम होते जा रहा है। तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना पॉसिबल नहीं है। और किसी भी कंपनी में अगर ग्रोथ नहीं है तो इन्वेस्टर्स उससे दूर भागते हैं और ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर ग्रोथ देखने का मिलेगा। तो मान लीजिए कंपनी अगर ग्रो नहीं कर पा रही है, कस्टमर बेस ही ग्रो नहीं कर पा रही है, तो आगे कहाँ से इसके प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा। तो इस बेसिस से मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। वो इसी प्राइस में घूमते रहेगी। आपको कुछ पीरियड्स देखने मिलेंगे जहाँ पे वो 10-20% का आपको अप मूव देगा, फिर 5-10% नीचे आएगा। तो ये कंसोलिडेशन होता रहेगा, एक अच्छा खासा मूव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता। फ्यूचर में जाके कंपनी अगर परफॉर्मेंस चेंज करती है, अगर अच्छा खासा कस्टमर ऐड कर पाती है, तो इस कंपनी में री रेटिंग होगा और ये भी मल्टीफोल्ड रिटर्न दे देगी। एज ए डिस्क्लेमर बोल देना चाहता हूँ कि मैं 5 पैसा में इन्वेस्टेड था
करीब 1 से 1.5 साल पहले लगभग 300 के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था और 600-700 के आसपास में उसमें एग्जिट कर लिया था। तो अराउंड मुझे 90 या 100% तक का प्रॉफिट हुआ था। अगर आप बोलेंगे प्रूफ देखना है तो आपको प्रूफ दिखा दूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि कंपनी का ग्रोथ हट चुका है तो उसमें टिके रह के फ़ायदा नहीं है ना। गलती हम लोग वही करते हैं, कोई एक कंपनी हमको आज अच्छा लग रहा है और हम उसमें बायसनेस दिखा के उसमें अटके रहते हैं। भले ही कंपनी में दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं है, फिर भी हम उसमें अटके रहते हैं इस होप में कि कंपनी फिर से बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है आप कंपनी में टिके रहिए। जैसे ही कंपनी के ग्रोथ में कम दिखता है, आपको कमजोरी दिखता है, आपको वहाँ से निकलना है। फुल एग्जिट भले ही मत कीजिए, आपको भरोसा मत कंपनी पे 1-2 क्वार्टर का मौका दीजिए। फुल एग्जिट मत कीजिए, बट कुछ ना कुछ पैसा उसमें से निकालिए, क्योंकि ऐसा कई बार क्या होता है ना कि हम लोग, मान लीजिए आपको पता चल रहा है कि यहाँ से सेल्स कमने वाला है, आपने वहाँ पे पैसा नहीं निकाला, अब वो स्टॉक घटते घटते 30-40% गिर गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा ना, आपके पास हिम्मत ही नहीं होगा कि आप उसको बेच के निकाल सके, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखा था। अब 30% के लॉस में निकालना बहुत ही हार्ड होता है। बेटर यही होता है कि आप उसको 5-10% के लॉस में निकालिए, और अगर फ्यूचर में कंपनी अच्छा करती है तो फिर से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये था मेरा 5 पैसा के पास टेक। अब बढ़ते हैं ओला इलेक्ट्रिक की तरफ। ओला इलेक्ट्रिक का भी अगर देखेंगे तो मैं पहले सीधा क्वार्टर में आता हूँ। तो आप देख सकते हैं इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो पिछले क्वार्टर में था लगभग 700 करोड़ के आसपास का, और इस बार का जो प्रॉफिट है, मतलब जो लॉस हो गया है, वो है 237 करोड़ का। तो यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा होगा कि जो लॉसेस है वो नैरो होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लॉस कम होते होते एक बार क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा। बट ये सिर्फ ऊपर ऊपर का नंबर है। आपको देखना है कि ओला इलेक्ट्रिक क्या है, एक नई कंपनी है। तो अगर इसमें सेल्स ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, जो कि ईवी अगर आप देखेंगे तो अभी एक नया सेगमेंट है, बहुत सारे लोगों के पास ईवी है भी नहीं, सब ईवी में ग्रोथ करना चाहते हैं। ऐसे टाइम पे कंपनी अगर बोलती है कि हम ग्रोथ उतना नहीं देख रहे हैं, हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी में ध्यान दे रहे हैं, तो वैसे तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। बट छोटी कंपनी में आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी दिखना पड़ेगा। अगर ग्रोथ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कंपनी पहले कितना सेल्स कर रही थी, 1000 करोड़ का, 1200 करोड़ का, 1600 करोड़ का। अब पिछले क्वार्टर में उन्होंने सेल किया था 600 करोड़ का, और इस बार उनका हुआ है 800 करोड़ का। तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंस अभी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि कंपनी खुद ही बोल रही है कि हम अभी जो बाइक बना रहे हैं, बाइक बनाने के साथ साथ वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रही है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर अगर बोलूँ, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है कि खुद से बैटरी बना रही है। आखिर इस कंपनी को डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे बाइक बनाना है, व्हीकल्स में काम करना है, या बैटरी में काम करना है। अगर कंपनी कोई एक चीज़ डिसाइड करेगी तो बहुत आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर दोनों चीज़ लेके जाएगी तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत हो सकता है। मैनेजमेंट में कंपनी ने ये भी कहा है कि जो बैटरी बना रही है वो बैटरी खुद के लिए बना रही है। फ्यूचर में ऐसा भी नहीं है कि उस बैटरी को वो दूसरे किसी जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है उसको दे सकती है। तो सिर्फ अपने लिए बैटरी बनाना, एक नया तरीके से R&D डेवलप करना, हो सकता है फ्यूचर में अच्छा हो, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कंपनी जो बाइक्स बनाती है उसमें अच्छे से काम करना चाहिए और उसमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप बैटरी में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बैलेंस शीट में आके देखें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स 732 करोड़ का है, और जो बोरोविंग्स है वो 3556 करोड़ का है। बोरोविंग्स काफ़ी घटा है और रिजर्व पॉजिटिव हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में सब कुछ मुझे नेगेटिव दिख रहा है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऐसा बोल तो रही है कि हम अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, बट मैं अभी बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुआ हूँ। अगर मुझे इन्वेस्ट करना भी होगा तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, इसमें देखूँगा कैसा आउटफॉल आता है, उसके बाद ही मैं इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन बनाऊँगा। नेक्स्ट अगर देखिए तो कंपनी जो है ओला जो है वो आपका बाइक रिलीज़ कर रही है, बट उसका जो परफॉर्मेंस है वो अभी हमको देखने के लिए नहीं मिला है कैसा होने वाला है। कंपनी के अकॉर्डिंग नवरात्रि तक सेल्स बहुत रैंप अप कर जाएगा, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स में कैसा ग्रोथ आता है और प्रॉफिटेबिलिटी में कैसा ग्रोथ आता है। अगर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती है तब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए कि उसके स्टॉक में 16% का ग्रोथ आ गया, 20% का ग्रोथ आ गया। ग्रोथ जो है आपको स्टॉक प्राइस में वो 20% का अप भी दिख सकता है, 20% का डाउनफॉल भी दिख सकता है। हमें देखना है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रहा है, कंपनी का सेल्स कहाँ जा रहा है, और कंपनी का फ्यूचर क्या है। और रही बात दूसरा बात ये भी कि ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ अकेला कंपनी नहीं है जो ईवी बना रहा है, बहुत सारे कंपनीज है। एथर इंजीनियरिंग है, फिर आपका जो होंडा है, टीवीएस है, ये सारे के सारे ईवी में आ रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे कंपनी अगर आके बोलती है कि हम सेल्स को थोड़ा कम करेंगे, इसका मतलब क्या है, कंपनी को खुद लग रहा है कि सेल्स उतना नहीं बढ़ पाएगा, जितना सेल्स आ रहा है उसी को प्रॉफिटेबल बनाने का ट्राई करो। जो एक तरीके से कंपेयर करके देखूँ तो 5 पैसा और ओला इलेक्ट्रिक का दोनों का केस एक ही चल रहा है। ओला भी यही बोल रही है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रो नहीं करना चाहते, हम लोग जो पहले कस्टमर्स हैं उनको ही प्रॉफिटेबिलिटी बना के दिखाना चाहते हैं। और जो 5 पैसा है वो भी यही कह रही है कि हम नए कस्टमर्स को फिलहाल ऐड नहीं करना चाहते, कंपनी खुद बोल रही है। बट हम जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो है,
उनको हम बेटर सर्विस देना चाहते हैं। तो ये ठीक है, बट अभी एज ए इन्वेस्टर मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरा बात, मुझे 5 पैसा का मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कॉन कॉल में एक बात बताया कि अब वो लोग ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे आप 5 पैसा में डीमैट अकाउंट ना होने के बाद भी दूसरे किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे फीचर बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि अगर मुझे IPO में इन्वेस्ट करना है तो मैं अपने ऐप के थ्रू ही करूँगा ना, मुझे क्या फ़ायदा है 5 पैसा के ऐप के थ्रू जाके करने में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने बोला कि चलो अगर ये फीचर है तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने ट्राई करने के लिए उनके वेबसाइट में गया और जब IPO में अप्लाई किया तो मैंने अपना नंबर डाला, मेल डाला, बट वहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ IPO में, मुझे डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके मैं फिर मुझे लगा कि ठीक है कुछ होगा सिस्टम, मुझे नहीं पता, मैंने बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद, 2-3 घंटों बाद मुझे कॉल आया 5 पैसा की तरफ से। उन्होंने ये बताया कि सर आपने प्रोसेस करके रखा था, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बस देखना चाहता था कि ये फीचर अवेलेबल है कि नहीं, कि बिना डीमैट अकाउंट का दूसरे डीमैट अकाउंट से मैं IPO अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको अगर IPO में अप्लाई करना है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना ही होगा। तो मुझे ये बात थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मैनेजमेंट शायद झूठ बोल रही है, क्या बोल रही है, या हो सकता है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, बट ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चेक करके देखा। तो दोस्तों ये था इन 2 कंपनी के ऊपर मेरा एनालिसिस। दोनों कंपनी में ही मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इसमें सेल करना है या बाय करना है, उसका व्यूज़ आपको खुद बनाना है। अगर आपके व्यूज़ मुझसे कुछ अलग है, आप मुझसे एग्री नहीं करते, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर और डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कैसे स्मॉल कैप्स में हम ढूंढ सकते हैं जिनमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, ताकि हमारा कैपिटल भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।